हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। आज हम आपके सामने आ चुके हैं आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनडीए, सीडीएस, हरियाणा, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस और अन्य भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसमें बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास लेकर फर्स्ट जनरल क्लास, जनरल साइंस की फर्स्ट क्लास बायोलॉजी की। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम स्टार्ट करेंगे सेल के बेसिक से। देखो, अपना तरीका वही रहेगा कि पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। अभी अपने पास जो स्लाइड लगाने वाला सिस्टम मौजूद नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद में हम लोग, मैं टेलीग्राम पे, अपना ग्रुप है टेलीग्राम पे मैं लिख दे रहा हूं इधर परीक्षागढ़, वहां से जाके आज के जितने नोट्स है वो सब आपको मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप जाकर लगा सकते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई हैं। आज हम सेल को स्टार्ट करेंगे। एक बात आप मेरी अच्छे से सुन लीजिए सभी लोग, कि आपको पता है मैं बेसिक और एडवांस दोनों लेकर चलता हूं, क्योंकि आपको पता है जो आरआरबी, अपना जो मेन फोकस है वो आरआरबी, एलपी, ग्रुप डी है। एक बात और बता दूं, जो यूपी का एलटी ग्रेड बायोलॉजी की, जो एलटी ग्रेड टीचर के लिए जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें जो सामान्य ज्ञान आती है, उसमें जो बायोलॉजी का सेक्शन आता है, ये क्लास उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। आप क्लास अच्छे से लीजिएगा। आपने ग्रेजुएशन की होगी बायो में, आपको और मजा आएगा। ठीक है, कहीं अगर मुझसे गलती हो जाती है, क्योंकि मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैंने बीएससी एमएससी बायो से नहीं की है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो मुझे माफ कीजिएगा और अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो हम जीव जंतु या बायोलॉजी, ये सब कुछ क्या होगा। तो हम कहते हैं कि भाई जो बायोलॉजी है मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, इसे हम सिंपल कहें तो दो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। मुझे बताइए, आवाज और राइटिंग आपको क्लियर आ रही है? मुझे आवाज और राइटिंग अगर आपको क्लियर आ रही है तो मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए कि राइटिंग और आवाज आपको एकदम बढ़िया आ रही है, या मैं इसको और आगे लेकर आऊं। फटाफट से मुझे बताइए साथियों कि आपको आवाज और सब कुछ अच्छी आ रही है। थोड़ा सा लेट इसलिए स्टार्ट हुआ, इसका सेटअप करवाया था, टंगवाया था इसको, है नहीं आ रही है ना सब कुछ ठीक? मतलब कुछ दिन एडजस्ट कर लोगे ना, 10-12 दिन, 4 तारीख तक, आज 13-14 तो हो ही गई, 13, तो 10-12 दिन, 15 दिन की बात और है, फिर हम कुछ ना कुछ एक अच्छा सिस्टम निकाल लेंगे। ठीक है ना बच्चा? तो हमने क्या कहा कि स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ और जो लिविंग बीइंग्स होते हैं और जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, इन सब में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या जो निर्जीव चीजें होती हैं और जो जीवित चीजें होती हैं, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक इसमें अलग अलग दोनों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अगर मैं लिविंग बीइंग की बात करूं तो बहुत अच्छे से हमको याद होता है, सांस लेते हैं, छोटे होते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, भोजन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो हमने कहा कि वो सब चीजें क्या होती है? लिविंग। नॉन लिविंग को फ्यूल, अगर हम कहें जैसे कार है तो कार को ईंधन चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, कार छोटी होती है तो बड़ी हो जाती है, या एक कार की दूसरी, मतलब एक कार अपने नए बच्चे देती है, 2 कार बन जाती, ऐसे होता। तो मेरी जो बाइक है, अब तक तो उसमें 10-15 बाइक हो चुकी होती, मजा आ जाता, फैक्ट्रियों की जरूरत देनी पड़ती। तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो हमने एक चीज देखी थी, जब हम नॉन लिविंग अर्थात जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज जानने की कोशिश की थी कि कोई भी मैटर होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है हमारे सामने, ये एक निर्जीव वस्तु है, तो हमें पता चला कि ये किससे बनी हुई है? ये छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? छोटे छोटे एटम से। तो हमने जानी कि जो निर्जीव चीजें होती हैं वो किससे बनी होती हैं? एटम से। ये जो एटम होते हैं ये मिलके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल। ये मिलके क्या बना देते हैं बच्चा? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, अणु बना देते हैं। ये जो परमाणु होते हैं ये मिलके क्या बना देते हैं? अणु। और अब जब मॉलिक्यूल्स एक साथ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कोई सॉलिड, कोई लिक्विड या कोई गैस चीज बन गई है, कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस चीज बन गई है। लेकिन लिविंग में क्या हुआ कि लिविंग में मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठे हुए, उनके बनने से लिविंग चीजें नहीं बनी।
तो ये लिविंग चीजें बनी कहां से, इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक प्रोफेसर हुए, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जेबीएस हल्डाने। ये बाद में भारत के नागरिक बन गए थे। देशीकरण जो नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है भारत की नागरिकता लेने के लिए, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जेबीएस हल्डाने। ठीक है बच्चा, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने काफी दिनों पहले थ्योरी दी थी, लगभग 1929 में। 1929 में इन्होंने थ्योरी दी कि जो पुराने जमाने का अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, जो पुराने जमाने की जो पृथ्वी थी, उस पर कई सारी चीजें थी, जैसे अमोनिया, NH3 नाम की चीज थी, अमोनिया था, वाटर वेपर थे, वाटर वेपर मतलब पानी वाष्प था, जो पानी वाष्प के रूप में होता है। उन्होंने जाना कि हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, मतलब और आपका मीथेन था। तो उन्होंने सबसे पहले थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने कहा कि जो जीव है, जीव वो इन निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बनी है। ये सारी कैसी चीजें हैं, ये कैसी चीजें हैं, एबायो चीजें, मतलब एबायोटिक, मतलब इनको मैं निर्जीव चीजें कहूंगा। इन्होंने क्या कहा, ये सब एबायोटिक है, और इन एबायोटिक चीजों से क्या बने, प्रोटीन बने, और प्रोटीन बनने से क्या बनना शुरू हुआ, सेल का बनना शुरू हुआ। अभी मैं बताऊंगा क्या हुआ, ठीक है। ये इन्होंने थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया। आगे आ जाते हैं 1952 की बातें हैं, इसकी बातें हैं 1952। तो दो प्रोफेसर थे, मिलर और यूरे, मिलर और यूरे, ठीक है, मिलर और यूरे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका में। इनकी थ्योरी को उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया, एक बड़े से ग्लास के, कांच के जार में, बड़े से एक कांच के डिब्बे में इन्होंने इन सारी गैसेस को साथ रखा, और इसमें लाइटिंग होती है ना, जो बिजली चमकती है, तो इन्होंने इसमें लाइटिंग छोड़ी। लाइटिंग छोड़ने से क्या हुआ, करंट इनके बीच से गुजरा। मतलब उन्होंने ऐसी कंडीशन पैदा की जैसी कंडीशन अरबों साल पहले धरती पर मौजूद थी। इनकी थ्योरी क्या कहती थी कि जितनी भी लिविंग चीजें बनी है वो किससे मिलकर बनी है, एबायोटिक चीजों से। इन्होंने उन्हीं को प्रूव करने की कोशिश की, मिलर और यूरे ने। इन्होंने इन सब चीजों को एक बड़े से कांच के ग्लास में रखा, मतलब कांच के डब्बे में रखा, और उसमें ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति बनाई जैसी कंडीशन अरबों साल पहले भारत का, मतलब धरती पर मौजूद थी। तो इन्होंने देखा कि इनके जो एक्सपेरिमेंट था उससे लगभग 5 से 20 अमीनो एसिड, मतलब जो प्रोटीन होते हैं ना, उनका सिंपल रूप लगभग 50 से 20 अमीनो अम्ल बन गए। कहने का मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो प्रूव हो गई, और इसको ही बोलते हैं एबायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एबायोजेनेसिस, कि निर्जीव चीजों से, एबायोटिक चीजों से क्या बन गए, प्रोटीन। और आपको पता है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बने, तो इन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से किसका निर्माण हुआ, एक ऐसी चीज का निर्माण हुआ जिसने आपस में जुड़ जुड़ के पूरे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवित चीज को बनाया, और उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया सेल। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि सेल या जो कोशिका होती है या जो प्रोटीन होते हैं वो कहां से बने। ये सब इनऑर्गेनिक चीजें होती है, इसमें कुछ ऑर्गेनिक भी है। इनको जब हमने धरती के जो बिलियन ईयर्स, अरबों साल पहले जो मौसम था, या जो अरबों साल पहले जो परिस्थिति थी, ज्वालामुखी फूटते रहते थे, बहुत ज्यादा लाइटिंग पड़ती रहती थी, तो उनसे क्या हुआ कि कुछ एमिनो अम्ल बन गए, लगभग 5 से 20, और इनकी जो थ्योरी थी एबायोजेनेसिस की, वो थ्योरी प्रूव हो गई। अब समझना भाई, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये आप देख रहे हो कि ये सब जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स तो हैं। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, कुछ अपने लाइफ के लिए जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो अभी आपके पास क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे, CH4 था, नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन था, NH3 था। ये जो मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया, ये जो अणु है, इन्होंने एक प्रोटीन के थ्रू अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया। अपना एक क्या बना लिया, स्ट्रक्चर, एक संरचना, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, सेल, या हिंदी में इसको हमने क्या कहा बच्चा, कोशिका। इसका मतलब एबायोजेनेसिस थ्योरी के अनुसार जो सेल या कोशिका होती है, जिससे सारी की सारी जीवित वस्तुएं बनी होती हैं, सारे के सारे लिविंग बींग्स बने होते हैं, वो इन अणुओं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो गए तो बन गए।
अब ये जो तरीका है, इसको सबसे पहले सेल नाम कहां से आया, तो ये 1665 की बातें हैं। एक पुराने जमाने की माइक्रोस्कोप बनाई श्रीमान रॉबर्ट हुक ने। कौन से जमाने की माइक्रोस्कोप? पुराने जमाने के माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, बच्चा, थोड़ी सी है ना बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो उसे प्रॉब्लम मत समझना, कुछ दिन की बात है, फिर हम कर लेंगे कुछ ना कुछ इंतजाम। ठीक है, आप पास आज आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात भी करनी है लेक्चर के एंड में, समझ गए। 1665 में उन्होंने पुराने जमाने की एक माइक्रोस्कोप ली, पुरानी सूक्ष्मदर्शी, और उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क नाम का सेल लिया। किस नाम का सेल लिया बच्चा? कॉर्क। अब कहोगे सर ये कॉर्क नाम का सेल क्या होता है? बेटा कॉर्क होती है पेड़ की छाल। पेड़ होते हैं ना, आपने पेड़ देखे होंगे, पेड़ की छाल, बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ए ट्री। और ये डेड होती है, कैसे होती है? मृत कोशिका होती है, मृत, डेड सेल होते हैं, मृत कोशिका होती है। तो उन्होंने 1665 में पुरानी सूक्ष्मदर्शी उठाई और जो कॉर्क नाम का था उसको नीचे रख के देखा पेड़ की छाल को, और जब इन्होंने देखा तो इन्हें कुछ, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है ना बीहाइव, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, तो इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए, उसमें क्या बने हुए बाबू? छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए, छोटे छोटे कमरे से बने हुए। ये जो छोटे छोटे कमरे थे ये उन्हें देखने में ऐसे लगे जिन कमरों में जो क्रिश्चियन मॉन्क होते हैं ना, जो ईसाई धर्मगुरु होते हैं, तो उनमें रहते थे। अब जो ईसाई धर्मगुरु जिन छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, आपने देखे होंगे जैसे आपने हॉलीवुड पिक्चरों में कि जो जेल होती है, जेल के जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो उन्होंने इसी के नाम पे क्या रख दिया? सेल्यूला। उन्होंने छोटे छोटे कमरों को क्या नाम दे दिया? सेल्यूला। क्या नाम दे दिया बच्चा? सेल्यूला, अर्थात सेल। तो 1665 में सेल को किसने खोजा? श्रीमान रॉबर्ट हुक ने। अब इसको याद कैसे करोगे? तो सेल आपने देखा होगा बैटरी के जो सेल होते हैं, तो हुक्का होता है ना, हुक्का, हुक, आजकल एक इलेक्ट्रिक हुक्का आ रहा है ना, तो वो सेल से चल सकता है, ऐसे याद करना, रॉबर्ट हुक। क्योंकि कंफ्यूजन है, अभी सेल को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। आगे जाके पढ़ोगे कि 1831 में एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति थे। किस नाम के व्यक्ति थे? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने जो सेल, जो कोशिका होती है, उसका जो दिमाग होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, उसको खोजा था। तो हम यहाँ रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक में क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। तो आप क्या करना, याद करना कि जो रॉबर्ट हुक होता है, हुक्का, हुक्का पीता है ना, सेल से, बिजली से चलने वाला हुक्का, तो याद आ जाएगा हुक्का, अच्छा बिजली से चलने वाला, अच्छा सेल। तो इन्होंने खोजा किस? बीहाइव जैसे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, सेल्यूला बोला उन्हें, और ये सेल मतलब जिसमें क्रिश्चियन मॉन्क रहते थे। और उन्होंने सेल कौन सा उठाया था? कॉर्क। कॉर्क जो कि एक पेड़ की छाल होती है, बार्क ऑफ ट्री होता है, और इसको नाम क्या दे दिया? सेल्यूल। और वो सेल कैसे थे? डेड सेल थे। और इन्होंने इसको, इस खोज को उन्होंने अपनी किताब है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माइक्रोग्राफिया किसकी किताब है, या माइक्रोग्राफिया में किस चीज की खोज प्रदर्शित हुई थी, किस, तो इनकी किताब है माइक्रोग्राफिया। माइक्रो माने छोटे और ग्राफ माने, ठीक है। तो ये क्या था बच्चा कि माइक्रोग्राफिया नाम की जो किताब थी उसमें इन्होंने अपनी ये खोज लिखी। तो आप बताओगे सेल को किसने खोजा? कई का सारे क्वेश्चन बन गए यहां से। 1665 में पुरानी सूक्ष्मदर्शी की मदद से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नाम का सेल लिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो उन्होंने, जो दुनिया का पहला सेल खोजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दुनिया का पहला सेल खोजा गया था वो कैसा था? डेड और लिविंग, जीवित या मृत? ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि जो दुनिया का पहला सेल खोजा गया था वो कैसा था? आप मुझे बताइए। शाबाश। इंटरनेट वगैरह का सब कुछ ठीक कर रहा है? डेड सेल, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। हाँ बेटा कंटिन्यू रहेगी। बेटा इसलिए कटवाई, पापा और चाचा जी आ रहे थे छुट्टी, और अगर उन्हें दिख जाती है ना ज्यादा बड़ी बड़ी तो वो धो देते हैं, तो इसलिए मैं बोला भैया मार, मतलब बहुत डांट लगाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा अगर सेविंग, क्योंकि फौज और पुलिस वाले हैं ना तो उनको क्लीन सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड, डेड सेल, बिल्कुल सही। तो उन्होंने कैसा, दुनिया का जो पहला सेल खोजा गया था
वो कैसा था, डेड, क्योंकि कॉर्क नाम का सेल खोजा था और वो डेड था। तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने सेल बना लिए और धीरे धीरे एक सेल से दूसरा सेल बनने की शुरुआत हो गई। अब अन्य खोजों के बारे में बात करेंगे कि सेल से संबंधित अन्य कौन कौन सी खोज हुई, सेल से संबंधित अन्य कौन कौन सी खोज हुई है। ठीक है, जो सेल को हम पढ़ते हैं, सेल की जो स्टडी होती है जिसमें हम सेल की संरचना वगैरह के बारे में बात करते हैं, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। याद कैसे करोगे, साइट, साइट माने देखना कि आपकी आई साइट ठीक है, और अगर आपकी आई साइट ठीक नहीं होगी तो आप सेल जो होते हैं टॉर्च में डाल के देखोगे रात में। अगर आपकी आई साइट ठीक नहीं है, साइटोलॉजी मतलब साइट, अगर आपकी आई साइट नहीं है तो टॉर्च में आप क्या डालोगे, सेल डालोगे, तो वहीं से आ जाता है कि जो सेल की स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। इसी में एक आती है सेल बायोलॉजी। क्या आती है, सेल बायोलॉजी। देखो साइटोलॉजी में हम सेल का स्ट्रक्चर आदि का अध्ययन करते हैं, और सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि वहां पर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कहीं पे सेल के अंदर एनर्जी बनती है, कहीं पे सेल के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो पुरानी चीजों को, बेकार चीजों को पचा लेते हैं। तो इन सबको हम किस में पढ़ते हैं, कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी में। ठीक है बच्चा, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि जो जितने भी सेल थे वो किस किस के बने थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन्होंने, तब तो ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में ज्यादा थी, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने इकट्ठा करके क्या बना दिया था, सेल बना दिया था। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को जानते हैं एक से। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की, और उसके बाद में ये 1674 की बातें हैं, 1674 के आसपास की बातें हैं। ये डच साइंटिस्ट थे ल्यूवनहॉक। क्या नाम था इनका, एंटोनी वेन ल्यूवनहॉक। इनको लेंस वगैरह का ज्ञान हो गया और इन्होंने एक मॉडर्न माइक्रोस्कोप बनाई, या मॉडर्न नहीं कहूंगा मैं, क्या बनाई, एक इंप्रूव्ड, एक और अच्छी माइक्रोस्कोप बनाई, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, एक अच्छी माइक्रोस्कोप बनाई। और इन्होंने पॉन्ड वाटर होता है ना, तालाब का पानी, उसकी एक बूंद ली, तालाब के पानी की बूंद ली, तालाब के पानी की बूंद, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने प्रोटोजोआ खोजा। सबसे पहले लिविंग सेल, सबसे पहला लिविंग सेल, जीवित कोशिका। तो देखो मेरे अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले डेड सेल जो था, मृत कोशिका, उसको किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। समझ रहे हैं ना, कोई हुक्का सेल सबसे पहला। लेकिन सबसे पहला जो जीवित था, सबसे पहला जो लिविंग था, प्रोटोजुआ नाम की चीज, वो किसने खोजी थी, एक प्रोटोजुआ। ये डच थे, ये कहां के रहने वाले थे, हॉलैंड के, जिन्हें हम डच बोलते हैं। ठीक है, ये एंटोनी वॉन ल्यूवनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, इनकी इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप थी। तालाब के पानी की बूंद लेके इन्होंने क्या खोजा, प्रोटोजुआ नाम की लिविंग सेल खोजा, और साथ साथ एक बैक्टीरिया भी खोजा इन्होंने। क्या खोजा, बैक्टीरिया। अपने मुंह के अंदर से इन्होंने ऐसे करके निकाला, और उस जो अंदर से, अपने मुंह के अंदर से, जो इनके अपने माउथ था, अपने मुंह के अंदर से इन्होंने कुछ चीजें निकाली, और उसको जब माइक्रोस्कोप में रखा तो इन्होंने किसकी खोज की, बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, ल्यूवनहॉक को। इसीलिए याद रखना, ल्यूवनहॉक को कभी कभी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात ऐसी बायोलॉजी जिसमें जो बहुत छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इनका अध्ययन किया जाता है। तो फादर किसको कहेंगे, जो सबसे पहले उसे खोजेगा। इसीलिए जो माइक्रोबायोलॉजी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इसका जनक या इसका फादर किसको कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवनहॉक। अब आप कहोगे सर लुईस पास्चर को भी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा कि लुईस पास्चर और अगर ल्यूवनहॉक दोनों आपके ऑप्शंस में आते हैं, आंख बंद करके ल्यूवनहॉक लगा देना, और अगर लुईस पास्चर आएगा
तो उसके साथ लगा होगा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि लुईस पैस्चर साहब ने, उन्होंने जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर चीजों की खोज की है। तो उसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेंथॉर्न ने इसकी खोज कर दी। अब बात चल पड़ी भाई कि चलो सेल तो हमारे पास आ गया, हमें ये भी पता चल गया कि सेल के साथ साथ बैक्टीरिया भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, हजारों तरीके के सेल होते हैं, लेकिन सेल के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं, तो उनकी खोज शुरू हो गई। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कर दी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र। आगे आप जाके पढ़ोगे कि जो सेल होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सबसे जीवन की सबसे छोटी इकाई। और ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? अपने आप में स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपने सारे काम स्वयं करती है और बाकी दूसरों से भी मिलती है, लेकिन अपने अंदर के सारे काम कैसे कर देती है? स्वयं कर देती है। तो इस सेल को कराने के लिए कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगा। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी अपने काम बहुत सारे अपने आप करती है, लेकिन अब कई सारे अंग होते हैं, मेरे हाथ कुछ काम करते हैं, मेरी आंखें कुछ काम करती हैं, मेरा मुंह कुछ काम करता है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरह सेल के अंदर भी एक माइंड होता है, मतलब सेल का जो मतलब सेल को कंट्रोल करता है, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र सरकार होती है ना, पूरे भारत को कंट्रोल करती है। न्यूक्लियस, तो रॉबर्ट ब्रो माने ब्रदर, नई, न्यूक्लियस माने नई। पिक्चर देखने चलोगे कुछ इस तरीके से याद कर लेना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कर दी 1831 में, और चीजें पता चली। उसके आगे और भी खोज होती रही, जैसे कि अब ये खोज होती रही तो 1838 की बातें, 1838 की एक एम श्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक हुए हैं। एम श्लाइडेन, मैथ्यू श्लाइडेन नाम था। ये जर्मन के बॉटेनिस्ट थे, जर्मन के बॉटेनिस्ट। बच्चा जो ब्रांच होती है ना, मैंने शुरुआत में आपको नोट्स दिए थे परीक्षागढ़ पे, तो मैंने क्या बताया था कि बायोलॉजी की जो शुरुआती दो चीजें होती हैं, उसमें आप प्लांट को पढ़ते हो, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे जिन्हें हम हिंदी में पादप कहते हैं, और आप एनिमल्स को पढ़ते हो जिन्हें आप हिंदी में क्या कहते हो? जंतु। तो ये जो प्लांट और जंतु होते हैं, तो जो जंतु विज्ञानी होते हैं, जो जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें बोलते हैं जूलॉजिस्ट, या जंतु विज्ञान जो होती है, जिस बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनसे बोलते हैं जूलॉजी। और जो दूसरी वाली होती है, इसे बोलते हैं बॉटनी। और जो पादप पेड़ पौधों को पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं बॉटेनिस्ट। तो ये जर्मन के बॉटेनिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन सब प्लांट्स किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि सेल अपने आप में क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी प्लांट है, पादप है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे या पादप हैं, ये सब किसके बने होते हैं? कोशिकाओं से निर्मित। अब हिंदी और इंग्लिश में आप प्रॉब्लम मत करना प्लीज। ये किसके बने होते हैं बच्चा? प्लांट्स जो होते हैं ये कोशिका से बने होते हैं, और कोशिका कैसे होती है? स्वतंत्र। अगली साल 1839 में इनके ही एक ब्रदर थे, ब्रदर नहीं मतलब इन्हीं के देश के थे, थियोडोर स्वान। क्या नाम था उनका? थियोडोर स्वान। देखो स्वान का संस्कृत में मीनिंग होता है कुछ कुत्ते से रिलेटेड। कुत्ता क्या होता है? जानवर। तो समझ लेना कि स्वान जो थे ये जंतु विज्ञानी थे, ये भी जर्मनी के बॉटेनिस्ट थे। जर्मनी के क्या थे? जूलॉजिस्ट। ये जंतु विज्ञानी थे, ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। और इन्होंने जोड़ दिया, इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया। तो जो स्वान नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने किसके बारे में बताया कि एनिमल्स किससे बने होते हैं? सेल से। अब ये पता चल गई कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्लांट होते हैं मेनली, एक एनिमल होते हैं। भाई पुराने जमाने में तो हमें इतना ही पता था। फिर पता चला 1838 में इन्होंने कहा कि देखो जी, जितने भी प्लांट हैं ये सब किसके बने होते हैं? ये सब सेल से बने होते हैं। इन्होंने कहा जितने भी एनिमल होते हैं ये सेल से बने होते हैं। तो इन दोनों की चीजों को हमने एक साथ किया और इसको नाम दे दिया सेल थ्योरी। मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो थ्योरी बता रही है, जीवन किससे बना है। जैसे आपको याद होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, याद है केमिस्ट्री में? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने क्या बताया था कि जितना भी पदार्थ होते हैं, मैटर होता है, वो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है।
बताया था ना, कंजर्वेशन ऑफ मास का सिद्धांत दिया था। तो जिस तरीके से एटम मिलके किसी निर्जीव चीज को बताते हैं, उसी तरीके से सेल मिलके प्लांट और एनिमल्स को बता रहे हैं। तो जीवन की चीजों में हमने उसको नाम क्या दे दिया, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। क्या नाम दे दिया, कोशिका सिद्धांत। तो याद रखना 1838 में स्लाइडिंग, 1839 में स्वान नाम के व्यक्तियों ने, दोनों जर्मन के थे। स्लाई जो शाइन मारती है ना पेड़ पौधों से, तो वो बॉटेनिस्ट थे। स्वान माने कुत्ता मतलब एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं जूलॉजिस्ट थे, दोनों जर्मनी के थे। दोनों ने मिलकर जिस तरह से डेल्टन ने निर्जीव चीजों के बारे में बताया, उसी तरह से इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी जीवन के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? 5 से 6 पॉइंट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपको देखो, मेरी बात आप सुन लेना अलग वालों बाबू, 10,000 से 15,000 क्वेश्चन का सेट बनेगा। 1.5 महीने पेपर चलना है, कोई चीज छूटेगी नहीं किसी में से भी। इसलिए मैं भी नहीं चाहता, छोटी से छोटी जो पॉइंट वाली बातें होती हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, दिक्कत मुझे हो रही है, आपको पढ़ने से मतलब है घर पे बैठ के कूलर के सामने कैसे भी, तो बच्चा पढ़ने से जी मत चुराना, क्योंकि ये 3 से 4 महीने की मेहनत है, 2 महीने की, जून जुलाई, आधा जून और जुलाई, क्योंकि अगस्त में आपका पेपर है, तो मुझे किसी भी तरह इसको फिनिश करने दो। तो आप साथ हो ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ, बिहार पुलिस, दरोगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको बिहार पुलिस से भी कोई 2 सब्जेक्ट लेने होंगे जो आपको मुझसे अच्छे समझ में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और भी जो मैंने पढ़ाई है उसमें से कोई 2 ले लेना। ये हरियाणा में भी आते हैं, ये एनडीए सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो एलटी ग्रेड का यूपी पीसीएस कराती है, तो जिसने बायोलॉजी ले रखी हो, ये उसके लिए एक समझ लो संजीवन ड्यूटी है। एलटी ग्रेड के लिए भी ये बहुत अच्छी क्लास रहेगी। तो यहां तक दिक्कत आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों ने मिलकर क्या कहा, सेल थ्योरी दी, और हम सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। जो कोशिका सिद्धांत है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। कोशिका जो सिद्धांत होता है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है कि सेल इज द बेसिक, सेल इज द बेसिक, या क्या कहूं फंडामेंटल। फंडामेंटल जानते हो ना, सबसे छोटी, या मैं क्या कहूं स्मॉलेस्ट, समझ रहे हो ना, यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा इन लोगों ने कि जो कोशिका होती है वो जीवन की, कोशिका जीवन की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी मूलभूत इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ है, इकाई है। और वो भी कैसी इकाई बेटा, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों। मतलब जो सेल है वो जीवन का मतलब संरचना भी बनाती है, संरचनात्मक, जैसे एक सेल एक एक ईंट से मिलकर दीवार बनती है, इसी तरह एक एक सेल मान लो इनको, इनसे मिलकर पूरा शरीर बनता है किसी भी जीव या जंतु का। तो ये संरचनात्मक भी है, संरचना बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अंदर एनर्जी वगैरह का लेन देन होता है, इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो ये फंक्शनल भी है, कार्यात्मक, मतलब हमारे शरीर का जो सबसे जो हम काम करते हैं, अंदर से हमें एनर्जी मिलती है या हम सांस लेते हैं, ये सारी की सारी चीजें सबसे छोटे स्तर पे किसमें होती हैं, सेल के अंदर होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया कि सेल जो होती है वो जीवन की सबसे बेसिक फंडामेंटल इकाई होती है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मूल इकाई होती है। चाहे वो स्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे मैं उसके फंक्शन की बात करूं। स्ट्रक्चर मतलब पूरा शरीर उसी से मिलकर बनता है। और अगर मैं कहूं कि हम तो जो बोल रहा हूं या जो मैं सांस ले रहा हूं, इसमें सबसे छोटी किस चीज पे असर पड़ रहा है, या एनर्जी जो मुझे मिल रही है, तो मैं क्या कहूंगा वो किस पे असर पड़ रहा है, सेल पे या कोशिका पे असर पड़ रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका क्या कहता है, इसका मेरे दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसका सेकंड पॉइंट बच्चा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, वो सब ओरिजिनेट होते हैं। और भाई गाली गलौच मत करो यार प्लीज। लुसेंट कॉपी पेस्ट। आलोक त्रिपाठी, एक बात बताना कि ये जो बायोलॉजी है ये जीवों का अध्ययन है, मेरी बात समझना, ये जीवों का अध्ययन है, ठीक है आलोक त्रिपाठी जी। अब ये बताओ, दुनिया की किसी भी किताब को ले आओ, ल्यूसेंट नहीं,
दुनिया की जो भी किताब है, मेरे पास 20 किताब है बायोलॉजी की, एनसीईआरटी, क्या सब में अलग अलग है? सेल का नाम बेल हो जाएगा? आप कैसी बातें कर रहे हो बच्चों? हम मानते कि हम जूलॉजिस्ट मतलब हम जानवर है, एनिमल्स हैं, पर हम सोशल एनिमल्स हैं। कुछ सोच के हमें बोलना चाहिए। बायोलॉजी पूरी दुनिया में एक जैसी है, ल्यूसेंट में भी उतना लिखा हुआ है, दुनिया की हर एक किताब में उतना लिखा हुआ है। और अगर आप इतने ही ज्यादा महान है बाबू, आप मत पढ़िए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ल्यूसेंट कॉपी पेस्ट होती ना, सिंपल बताता चलता कि अच्छा ये होता है, पहले बताया सेल कहां से आया, कभी पता था आपको कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कैसे बन के चला है? अगर बेस से लेके ना चला हो ना, अभी डाल दो, पढ़ाना बंद कर दूंगा। ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी ल्यूसेंट समझाने की कोशिश नहीं कर रहा क्या बच्चा, या आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो नहीं आया होगा? बेटा ये हर बुक में एक जैसा होता है। अगर आपको ज्यादा से परेशानी है तो आप एक नई किताब लिखो और उसमें सेल का लिखना बेल, ठीक है? और अपने नाम से रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, आप कहने ना आलोक त्रिपाठी ने सेल की खोज की। कैसी बात कर रहे हो आप यार आप? और इसको ले लो, जो भी वो करे ना। हाँ बेटा ठीक है, कॉपी पेस्ट मत पढ़ना, ठीक है? राजेश जयपुर, आप भी मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा? एक बार बताओ, आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा? पहले तो मुझे बताओ। और इसमें जो बात कर रहे हो या कोई और कुछ ऐसा हो ना, उसको डिलीट बंद करते चलना, कोई किसी लड़की का या कुछ भी करे। एक बार बताना कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बता दो बाबू बस मुझे। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता कि मैं पढ़ाना आता है नहीं आता, ठीक है, शाबाश। चलो उनको करना सबको, ठीक है? रोक के और उनको डिलीट मारना, ठीक है? जितने भी प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति एकल कोशिका से होती है। अब ये क्वेश्चन आता है सर ये इसका क्या मतलब है? तो देखो, जब स्पर्म, जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओवम होता है, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट नाम की चीज बनती है। किसकी चीज बनती है? जाइगोट। तो ये जो स्पर्म है ये एक सेल हुआ, ये जो ओवम है ये भी एक सेल हुआ, और इन दोनों के मिलने से जो जाइगोट बना ये भी एक सेल है। अब इस सेल में ये जो जाइगोट बना है, इसमें माता के गर्भ में क्या होगा कि ये इसका डिवीजन होगा। इसका क्या होगा? डिवीजन। इसका क्या होगा बच्चा? डिवीजन। डिवीजन माने इसका विभाजन होगा, और विभाजन होने से ही इतना बड़ा प्राणी या आप लोग, हम लोग सब जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट भी एक सेल होता है। जाइगोट भी क्या होता है? एक सेल होता है। और जब उस जाइगोट में डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तब एक पूरा का पूरा प्राणी बनता है। तो हमने क्या कहा कि जितने भी प्राणी हैं जब वो अपने बचपन में होते हैं या जब वो माता के गर्भ में होते हैं या जो अंडा देती हैं, मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी क्या होता है? एक सेल होता है। मुर्गी के अंडे में जब मुर्गी हैचिंग करती है, उसके ऊपर बैठ के उसका तापमान नियंत्रित करती है, टेम्परेचर, तब उसमें विभाजन शुरू होता है। और विभाजन होने के बाद में तब एक पूरा का पूरा मुर्गा या मुर्गी बनता है, ठीक है ना? तो ये हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। यहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कि किसने क्यों दी है कोशिका सिद्धांत और देने का क्या क्या फायदा होना चाहिए था, ठीक है ना? बेटा आप बस बने रहना। ये जितने लोग बोल रहे हैं कि अपने आप में बहुत महान कह लो, या हो सकते हैं कि इन्होंने ल्यूसेंट वगैरह नहीं पढ़ी होगी, तो बेटा ल्यूसेंट पढ़ लेना, जीवन में सफल हो जाओगे अगर अभी भी नहीं पढ़ी हो तो, ठीक है ना? तीसरी चीज इसका क्या कर रखा है कि एवरी सेल, हर एक सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है। अब इसका मीनिंग ल्यूसेंट में नहीं समझा रखा, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं। क्या होता है इंडिपेंडेंट का मतलब? ये एक सेल है, इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो हम लोग होते हैं मानव, तो मानव के जो सेल होते हैं उसके अंदर, सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं, कि सेल अपने सारे काम खुद में खुद कर लेता है, उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं बननी। काम कैसे कैसे? मान लो उसे एनर्जी, ऊर्जा बनानी है तो ऊर्जा भी वो अपने आप बना लेता है। मान लो उसे रिप्रोडक्शन करना है, विभाजन करना है, वो भी वो अपने आप कर लेना है। मान लो उसे अपने अंदर की जितना भी कबाड़ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालना है, वेस्ट मटेरियल को, वो भी अब अपने अंदर से कर लेता है।
कहने का मतलब वो किसी भी काम के लिए हाथ नहीं बटाता, दूसरे से मदद नहीं मांगता। तो हर एक सेल जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है या स्वतंत्र होता है। जो लोग पढ़ने वाले ना, अरबी वाले बच्चे, अपने दिल से अच्छे से बैठ जाना, एक भी चीज धोखा नहीं है आपके साथ, हर एक चीज को क्लियर करूंगा, जो चीज नहीं होंगी एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, मैं कर दूंगा सब कुछ, बस आप समझना कि विवेक बताने की कोशिश क्या कर रहा है आपको, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर चीज को छोड़ के। और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना इस बात को, ठीक है। तो ये स्वतंत्र होता है क्योंकि इसके पास कोशिकांग है और वो सारे के सारे काम अपने खुद कर लेता है। फिर भी क्या करता है वो, अब क्या होता है सेल के अंदर कि सेल एक तो अपने आप में तो स्वतंत्र है, लेकिन पूरी बॉडी बनाने के लिए जो सेल होते हैं वो मिलके जो कोशिका होती हैं, इसको लिख लेना अच्छे से, कौन कौन नोट कर रहे हैं, ये मिलके बनाते हैं टिश्यू। ये मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, जिन्हें क्या कहते हैं, ऊतक। जो सेल होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो सेम टू सेम स्पेशल सेम सेल होते हैं, मतलब एक जैसे सेम स्पेशल सेल, एक समान स्पेशल जो सेल होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू। जैसे एक सेल एक सेल एक सेल एक सेल एक सेल, और ये मिलके क्या बन गया बच्चा, ये मिलके बन गया टिश्यू। इसको समझ लो, क्या समझ लो, ऊतक। टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन अर्थात अंग। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, जब एक जैसे टिश्यू मिलते हैं सेम और स्पेशल, तो क्या बनाते हैं, अंग। जैसे जो हृदय के टिश्यू होते हैं वो अलग होते हैं, जो मेरे हार्ट के टिश्यू है, जो मेरे मस्तिष्क, जो मेरे दिमाग के टिश्यू हैं वो अलग होते हैं, ब्रेन के टिश्यू या ब्रेन के जो सेल होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। सारे के सारे जितने भी हमारे अंग होते हैं वो एक अंगों का तंत्र बनाते हैं, और अंगों के तंत्र का मतलब क्या होता है, एक पूरे का पूरा प्राणी बन जाता है, एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आए सेल। सेल अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन अकेला सेल बहुत सारे काम कर सकता था, अकेला सेल बहुत सारे काम नहीं कर सकता था। तो उसने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को क्या नाम दिया, टिश्यू। टिश्यू ने जो मिलकर ग्रुप बनाया उसको क्या नाम दिया, ऑर्गन। और ऑर्गन लोगों ने जो मिलकर ग्रुप बनाया उसको क्या नाम दिया, ऑर्गन सिस्टम। क्या नाम दिया, ऑर्गन सिस्टम। हर एक सेल और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बना दिया, प्राणी। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं और साथ साथ मिलकर पूरा प्राणी भी बनाते हैं, ठीक है। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। आगे आप जाके इसको जल्दी जल्दी उतारते हैं ना बच्चा, कि पहले सेल आई, CTO मतलब CTO, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं, ठीक है बच्चा। पीछे से एक सेकंड बच्चा, पानी पी लो, बहुत से प्यास है। सेल के बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। बहुत छोटी छोटी परेशानी आएंगी, घबराना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना ये छोटी छोटी मुसीबतें आपको पत्थर बनाएंगी कठोर। जब तक पत्थर पे हथौड़ों की चोट नहीं पड़ती है ना, छेनी हथौड़ों की, वो भी भगवान नहीं बनता, मंदिर की मूर्ति नहीं बनता। छोटी छोटी मुसीबतों को झेलना। तो जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क। कि कोशिका के अंदर क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना, वो सब कौन कंट्रोल करता है, सेल, मतलब न्यूक्लियस। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ दी सेल। और पांचवा पॉइंट जो है, ये देखो 1838 में से 1839, ये चारों के चारों पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4, कि एक कोशिका से जन्म लेते हैं, सारे के सारे स्वतंत्र होते हैं सेल, और उसमें सॉरी बच्चा, ठीक है, सॉरी, मैंने बताया नहीं, थोड़ी थोड़ी हम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बस इसे 1-2 जुलाई तक झेल लो, मेरी दौड़ हो जाएगी ना, फिर मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, ठीक है। वरना बाबू सिलेबस छूट जाता है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। पांचवा पॉइंट, 1855 में एक और व्यक्ति ने जोड़ा। 1855 में ये विर्चो नाम के व्यक्ति थे, विर्चो, इन्होंने इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया। इन्होंने क्या जोड़ दिया, एक और पॉइंट, कि जो न्यू सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स,
वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इन्होंने क्या जोड़ा कि जो नए सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। कहने का मतलब कि जो नई कोशिका होती हैं, क्या होती हैं, जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, कोशिकाओं से बनती हैं, पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। ये विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक और चीज इसमें पांचवी पॉइंट ऐड कर दिया 1855 में कि जो नए सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो जाइगोट होता है माता के भ्रूण में, एम्ब्रायो में, उसके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। एक होता है, फिर दो बनते हैं, तीन बनते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, छह होते हैं, फिर क्या होता है, सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, एक मानव, एक पूरा का पूरा प्राणी बन जाता है। तो ये पांचवा पॉइंट किसने, तो ये जो नए सेल निकलते हैं जैसे। अभी आप क्या करते हो, एक चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि कभी आपको चोट लग जाती है, कभी आपको क्या लग जाती है, चोट। तो चोट ठीक होती है, तो इसका मतलब जो चोट लगने से सेल वहां के खराब हो गए थे, उन सेल की जगह कोई नए सेल आते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान उन्हें बना के चिपका देता है, वो उस जगह जहां पे चोट लगती है वहीं पे जो सेल्स होते हैं उन्हीं में से नए सेल बनते रहते हैं। तो पांचवा पॉइंट किसने जोड़ा है, वर्चू। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हु प्रपोज्ड दैट न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि ये किसने दिया था कि जो नए सेल होती है, नई कोशिका होती हैं, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। तो आंख बंद के कर देना, वर्चो। वर्चो ने ये चीज बताई थी, और कब बताई थी, 1855 में। कब बताई थी, 1855 में। तो यहां तक ये चीजें आ गई। तो इसका मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो इस सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, उन सब में ये चीज पाई जाती है। लेकिन एक चीज में नहीं पाई जाती, एक इसमें अपवाद है। क्या है कोशिका थ्योरी में, सेल थ्योरी में अपवाद। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत, इसको सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स फॉलो करते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना, सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स फॉलो करते हैं, लेकिन एक चीज फॉलो नहीं करती। क्या नहीं करती, वायरस। कौन फॉलो नहीं करता, वायरस, जिसे हिंदी में क्या कहते हो, विषाणु। तो वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, कि जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो सेल थ्योरी के लिए क्या है, एक तरीके का अपवाद है या एक तरीके का एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि वायरस तो सेल स्टेज में पहुंचे ही नहीं है, वायरस तो सेल स्टेज तक नहीं पहुंचे, डिडंट रीच्ड सेल स्टेज। सेल्यूलर स्टेज मतलब वायरस की कोशिका होती नहीं है, वायरस की कोई भी कोशिका नहीं होती, क्योंकि वायरस तो जब किसी होस्ट पर, जैसे मान लो कि कोई इंसान है, ए नाम का इंसान है, इस इंसान की कोशिका पे हमला करता है, तो उसकी जो इंसान के सेल होते हैं, जो इंसान की कोशिका होती हैं, वो उसे अपना बना लेता है, इसकी खुद की नहीं होती। वायरस की खुद की कोई कोशिका नहीं होती, और जब सेल ही नहीं होता तो वो सेल थ्योरी को कैसे मानेगा। मेरी बात समझिए ना। इसीलिए वायरस में क्या होता है बाबू, कि वायरस ऐसे पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म में, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, जेबी हल्द्वानी ने भी कहा था, जीवित और निर्जीव चीजों के बीच की सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन, कि पहले निर्जीव वस्तुएं, फिर किस तरीके के सेल बने, मतलब किस तरीके के ऑर्गेनिज्म बने होंगे, वायरस जैसे, फिर वायरस के बाद में कोशिका आई है। तो कहने का मतलब वायरस क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शन। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वायरस तो सेल स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है, और सेल थ्योरी तो जब शुरू होगी जब कोई चीज कहां पे पहुंच जाएगी, सेल स्टेज पर पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, यहां तक आपने, मतलब यहां तक आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बाकी जो खोज हुई है धीरे धीरे, वो हम सब जब उन चीजों को पढ़ेंगे उनके साथ करते चलेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे बता दीजिए एक बार थम्स अप करके। और अभी तक किसी ने लाइक शेयर नहीं किया है तो देखो ये सब चीजें अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको साथ देना है, घबराना नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, इन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। और बाबू मैं सही बता रहा हूं, इस बायोलॉजी को आप दिल से पढ़ लो, जैसे मैं समझा रहा हूं, जीवन में बायो से डरने लगेगा, याद रखना। क्योंकि मैं बेसिक लेवल, बायो मतलब जीव, जीव कहां से आए, पहले निर्जीव मॉलिक्यूल थे,
फिर उसमें जब बहुत पुराने जमाने का जो धरती का वातावरण था वो बहुत कड़ा था, उससे उनमें रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने से छोटे छोटे प्रोटीन बने, प्रोटीन बनने से सेल बनने शुरू हुए, और सेल जब जुड़े तो पूरे के पूरे बड़े बड़े शरीर, डायनासोर और फिर आपके इंसान, डेवलपमेंट होता रहा, कुछ ना कुछ विकास होता रहा। तो कोई मैथ वाला भी है जिसको बायो आज तक समझ में नहीं आई, तो वो भी चाहे तो बच्चा इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, वो भी इसको समझ सकते हैं। चलिए गुड, वो भी इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स। तो पहले हम बात कर लेंगे आकार कैसा है, संरचना कैसी है, रचना कैसी है सेल की। उससे पहले हम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेल होते हैं वो नए जाने बहुत प्रकार के होते हैं, लार्ज डायवर्सिटी होती है, बहुत ज्यादा प्रकार के क्या होते हैं, सेल होते हैं। उनकी आकार, उनका रूप, उनका साइज, आकार, उनका जो रूप होता है, उनकी जो आकृति होती है वो भी हजारों लाखों तरह की होती है। क्यों? क्योंकि शेप और साइज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे। अच्छे से लिख लो कि शेप ऑफ सेल डिपेंड अपॉन कार्य, सेल का काम कैसा है, समझना कैसे डिपेंड करता है। देख, एक सेल होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तंत्रिका। और ये जो न्यूरॉन होते हैं, ये तंत्रिका जो होती हैं, ये मिलके बनाते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने आप को नोचा ऐसे करके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि कोई चीज मुझे यहाँ पे नोच रही है, कट्टी काट रही है, इस इंफॉर्मेशन मेरे कहां तक पहुंची, दिमाग तक। और जब मुझे दर्द होने लगा तो मेरे दिमाग ने कहा कि हाथ हटा लो, कहा ना बच्चा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो यहां से इंफॉर्मेशन कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, इस दिमाग तक पहुंचाई, मैं इस कैमरे को देख पा रहा हूं, दिमाग तक, आंखों की चीजें दिमाग तक पहुंच रही हैं। इनको जो पहुंचाने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका। क्या कहते हैं? न्यूरॉन और तंत्रिका। तो अब आपको पता है कि भाई सिंपल सी चीज है, इसमें कोई इतना कह रहे हैं ना ल्यूसेंट, अब समझना ये सब नहीं दिया हुआ उसमें। तो बच्चा कहने से पहले भगवान से डरो, वो सब देखता है। अगर मान लो ये गोल होता और मान लो कि मैं इसके ऊपर, खाल के ऊपर, ये जो स्किन है इसके बहुत ऊपर के हिस्से पे चोट पहुंचा रहा होता तो ये नहीं पकड़ पाता। या मान लो जब मैं किसी ठंडी चीज से हाथ लगाता हूं, कुछ देर हाथ लगा के रखता हूं, तो मान लो कि ये अगर सीधे होते या एक लाइन में होते तो कहीं गैप छूटने का चांस था, कहीं पे गैप छूटने का चांस था। तो भगवान ने इनको कैसा बना दिया, इनको डेंड्राइट निकाल दिए, इनको ब्रांचेस बना दिया। कैसे बना दिया? इनको ब्रांच। और ब्रांच बनने से क्या फायदा हुआ? ब्रांच बनने से इनका क्या फायदा हुआ कि अगर हमने अपने शरीर के इस हिस्से पर, इस हिस्से पर, इस हिस्से पर, मतलब शरीर के किसी भी हिस्से को चोट पहुंच रही है, तो जैसे मान लो इसको पहुंची या इसको पहुंची, ये तुरंत उसको रिसीव कर देता है और रिसीव करके एक दूसरे के थ्रू कहां पहुंचा देता है? दिमाग तक पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देता है? दिमाग तक पहुंचा देता है। इसी तरह जो हमारी स्किन के टिश्यू होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनमें क्या होता है? इस तरह के कॉलम कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम कॉलम। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इनकी शेप क्या होती है? स्मूथ होते हैं, शरीर की सुरक्षा देने के काम आते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो अपने इस तरीके का हो जाता है। दूसरे देखो जो आरबीसी होती है, आरबीसी की शेप या तो बाइकॉन्केव होती है। कैसे होती है? बाइकॉन्केव। या कैसी होती है? गोल, क्योंकि इनको किसके अंदर से जाना पड़ता है? आर्टरीज के अंदर से। तो इनको आपस ये रुक ना पाए। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, जिनके अंदर से खून जाता है, भाई जो हमारी खून होता है ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये धमनियां आर्टरीज के अंदर से जाती हैं। तो इनकी शेप कैसे हो जाती है? गोल, बाइकॉन्केव, या तो स्फेरिकल या बाइकॉन्केव, मतलब द्वि अवतल। और देखो ये स्पर्म होता है हमारा। क्या होता है? स्पर्म होता है हमारा। तो स्पर्म की पूंछ निकली होती है। जो स्पर्म नाम का सेल होता है, एक सेल होता है, इसकी पूंछ निकली होती है। इसकी आकृति इन सबसे अलग है ना। तो ये काम के हिसाब से, इसका काम था आरबीसी का उसको लेकर जाना ऑक्सीजन को, और ये आर्टरीज के अंदर से आराम से निकल पाए, इसलिए कैसी रही?
गोल। इसका काम क्या था? शरीर को सुरक्षा देना, इसलिए कैसा है ये? स्मूथ। इसका काम कैसा था? कि स्किल से चीजों को पकड़े और दिमाग तक पहुंचा दे। तो इसकी शेप इसलिए ब्रांच वाली हुई, टहनियों वाली। और ये है स्पर्म। इसको पता है कि इसको चलना होता है, तो चलने के लिए, क्योंकि मोटाई होता है, मोटाई का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसलिए इसके शेप में क्या आ जाती है? पूंछ आ जाती है, टेल आ जाती है। तो अब आपको तो समझ में आ गया कि शेप और साइज के हिसाब से आंखों के सेल का कुछ और काम होता है, तो उनका साइज कुछ और होता होगा। जो सर के बाल होते हैं, इनका साइज कुछ और होता होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या होता है मेरे साथियों, कि शेप और साइज के जो हिसाब से होते हैं, उसके हिसाब से ये तय होता है, कार्य के हिसाब से तय होता है, फंक्शन के हिसाब से, कि सेल, शेप और साइज कैसा होगा। ठीक है, कैसा होगा कोशिका का। तो ये मुझे आराम से आपको समझ आ गया होगा। कोई पूछेगा कि भाई हमारी जो नर्वस सिस्टम के सेल होते हैं वो लंबे क्यों होते हैं, आप बता दोगे ब्रांच क्यों होते हैं। और अगर कोई पूछेगा कि स्पर्म की पूंछ क्यों होती है, क्योंकि भाई उसका काम है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसलिए उसकी पूंछ होती है। तो काम के हिसाब से आकृति और रचना, स्ट्रक्चर निश्चित होता है। ये चीज समझ में आ गई ना। उसके बाद में छोटी मोटी जानकारी है। सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्म। क्या नाम होता है इसका? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। इसका जो होता है साइज होता है 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब 10 की पावर -6 मीटर। माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसका नाम क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट की बात करेंगे, सबसे बड़ा सेल जो होता है, लार्जेस्ट या सबसे बड़ा सेल, आकार में, साइज में सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है बच्चे, मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, क्योंकि अब तो पास में है। तो जो लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, उसका नाम होता है ऑस्ट्रिच एग। क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, ऑस्ट्रिच आपने देखी होगी टीवी में, जो ऐसे करके भागती है। ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ा होता है, लगभग 170 मिलीमीटर अराउंड इसका साइज होता है। सबसे क्लियर चीजें आ गई। अभी 2-4 सेलों के साइज में आपको और लिखा रहा हूं। ठीक है, 2-4 सेलों के साइज और कर लीजिए, जैसे इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। ये नोट कर लिया, ये 10 की पावर -6 स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट 170 मिलीमीटर किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग का। और भी देख लीजिए 2-3 के साइज। एक तरफ लिख लो कोशिका टाइप सेल, एक तरफ लिख लो उसका साइज, आकार। तो ह्यूमन स्पर्म, मानव का जो स्पर्म होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 5 माइक्रोमीटर। क्या होता है? 5 माइक्रोमीटर। आपको पता है ना, 1 माइक्रोन 10 की पावर -6। जो आरबीसी होती हैं, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं, उससे, फेफड़ों से, लंग्स से, इनका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चा। एक होते हैं रूट हेयर, रूट हेयर जो जड़ होती है ना पेड़ पौधों की, वो जो जड़ के जो बाल होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों के ऊपर छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं, इनका काम होता है जमीन से पानी सोखना। क्या काम होता है? जमीन से पानी सोखना। तो रूट हेयर का साइज होता है लगभग 18 माइक्रोमीटर। उधर कॉटन फाइबर, कॉटन का जो फाइबर होता है ना, कॉटन फाइबर, कपास का जो फाइबर होता है, इसका साइज होता है लगभग 8 सेंटीमीटर। आपके जो नर्व सेल होते हैं, जो नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन, जो तंत्रिका के सेल होते हैं, तंत्रिका कोशिका, इनका साइज होता है लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा तक भी हो जाता है। और याद रखना, जो नर्व सेल होती हैं इनमें डेवलपमेंट नहीं होता, डिवीजन नहीं होता, और अगर एक बार ये बन गई तो दोबारा नहीं बनती। इसीलिए जो नर्व सेल होती है, इसको मान लो पोलियो का कीटाणु खा लेता है, जो पोलियो का विषाणु वायरस होता है वो इसको बीच से खा लेता है। इसीलिए जो दिमाग के संदेश होते हैं वो हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाते, और कहते हैं ना पोलियो हो गया किसी को, हाथ ऊपर नहीं हो पा रहा, तो उसका कारण यही होता है कि एक बार ये बन गए फिर दोबारा नहीं बनते। बाकी सारे के सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होते रहते हैं।
इसलिए हमें और कहीं कोई घाव वगैरह लगता है तो बहुत जल्दी भर जाता है। तो नर्व सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है 90 सेंटीमीटर। जो मुर्गे का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा नहीं, मुर्गी का अंडा, एन एग, मुर्गी का अंडा, ये होता है लगभग 60 गुणा 45 मिलीमीटर के लगभग। और ऑस्ट्रिच का तो मैंने आपको बताया है 170 सेंटीमीटर के लगभग। तो कहने का मेरा मतलब है कि काम के हिसाब से डिपेंड करता है कि साइज और उसकी जो शेप होगी, आकृति होगी, वो कैसी होगी। ये मैंने कुछ पढ़ने के लिए आपको दिखा दिया कि स्पर्म का 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी का लगभग 7, रूट हेयर्स का लगभग 80, कॉटन फाइबर का लगभग 8, नर्व सेल का लगभग 90 सेंटीमीटर और हेन एग का मतलब 60 इंटू 45 मिलीमीटर। यहां तक तो कोई आपको डिपेंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। चलिए शाबाश, पानी पी लो, आप भी पी लो। आज सेल का बेसिक पढ़ेंगे और यानी कि इंस्टॉल करेंगे, फिर मैं नोट्स डाल दूंगा, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अच्छे से पढ़ाई करो तो, वरना मत करो भाई। मेरा तो बाबू एक काम है, मुझ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती कि मैं आया और अपना मतलब आपकी भाई मैं तो आपको एहसान करके चला गया, नहीं, पढ़ाऊंगा तो अच्छे से, वरना नहीं। तो बाबू माफ करना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बच्चा पढ़ते रहना, ठीक है। 4 बजे यूपी पुलिस की क्लास है और रात को 7 बजे यूपी पुलिस से। 4 बजे यूपी पुलिस का डिस्कशन करेंगे पेपर कैसे करना है, और रात को 7 बजे हिंदी मैराथन है। 2 क्लास आज और कर लूंगा, पूरी हिंदी समाप्त करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चा। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। कोशिकाओं की संख्या, कि भाई इसमें कितनी संख्या होती है, कोशिका संख्या, इसको समझना मेरी बात को। तो बेटा संख्या के आधार पर 2 तरह के होते हैं सेल। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब एकल कोशीय, यूनि मतलब एकल कोशीय, जिसमें एक कोशिका होती है, और मल्टीज माने, मल्टी सेल्यूलर माने बहुकोशीय। मल्टी सेल्यूलर माने क्या होते हैं बाबू, बहुकोशीय। मल्टी सेल्यूलर माने क्या होते हैं, बहुकोशीय। यूनि माने एकल कोशीय और मल्टी माने क्या होते हैं, बहुकोशीय। समझना, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सिंगल। इनके अंदर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक सेल होता है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। कैसी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी करके आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे हम इनको देख पाते हैं। इतने छोटे होते हैं, सिंगल सेल। सिंगल सेल ही खाना खाता है, खाना लेता है, खाने को पचाता है, डाइजेस्ट करता है और एक्सक्रीट भी करता है, और जो बेकार चीजें होती हैं उनका उत्सर्जन भी करता है। मतलब न्यूट्रिशन भी सिंगल सेल लेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, डाइजेशन भी सिंगल सेल लेगा, और जो एक्सक्रीशन होगा, जो पदार्थ होंगे बेकार, उनको भी कौन लेगा, सिंगल सेल। जो ये यूनि वाले होते हैं, एक कोशिका से बने हुए जीव, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमीबा। आपने बचपन में 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, उसकी हम कैसी भी शेप बना देते थे, बनाते हैं ना, अभी पढ़ेंगे इसको, अमीबा। दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ये मोर देन 1 सेल से बने होते हैं, मोर देन 1 सेल। इनके अंदर एक कोशिका से ज्यादा होते हैं, बिलियंस बिलियंस। हमारे अंदर करोड़ों सेल है, हमारे अंदर अरबों सेल है, हाथी के अंदर और ज्यादा होते होंगे, व्हेल जो मछली है उसके अंदर और ज्यादा होते होंगे। तो एक कोशिका से ज्यादा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर या बहुकोशीय। इसमें जो सेल होते हैं वो स्पेशल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, स्पेशल, अलग अलग काम के लिए स्पेशल। और आपको पता है स्पेशल जो सेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या कहते हैं, टिश्यू। और ऊतक मिलकर क्या बना देते हैं, अंग। कहने का मतलब इसमें एक सेल जो होता है वो सारे के सारे काम करता है, खाना भी वही खाता है, पाचन क्रिया भी वही करता है, उत्सर्जन भी वही करता है, एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल। जो एक्सपर्ट सेल होते हैं, स्पेशल टाइप सेल होते हैं, कि ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। और इसीलिए टिश्यू मिलके ऑर्गन, इसीलिए इसमें न्यूट्रिशन का अलग सिस्टम होता है। खाना खाने का आप कहां से खाना खाते हो, मुंह, लेकिन मुंह खाने को पचाता थोड़ी ना है। हालांकि पाचन क्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाती है, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे खाने को मुंह पचा दे, लेकिन न्यूट्रिशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ के स्पेशल सेल होते हैं
डाइजेशन कहाँ होता है हमारा? पेट में और इंटेस्टाइन में। डाइजेशन पाचन के लिए अलग सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन जो किडनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वहां से क्या होता है हमारा? एक्सक्रीशन होता है। जो लंग्स होते हैं ये हमारा क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कहने का मतलब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें स्पेशल सेल मिलके हर एक काम अलग अलग करते हैं। इसमें एक ही सेल सारे काम कर लेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको और समझा के लूं तो कैसे? जैसे अमीबा है, क्या है बच्चा? अमीबा। तो देखो अमीबा, ये न्यूक्लियस हो गया अमीबा का। अमीबा एक सेल है, इसलिए इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको इकट्ठा करके अपनी शेप बदल देता है। इसको भूख लगी, इसको क्या लगी? भूख लगी। इसने देखा कि यार यहाँ पे खाना है, ये क्या है? खाना। इसको भूख लग गई, ये है खाना। तो इसने अपनी बॉडी को इस तरीके की फिंगर, जैसे मान लो ये फिंगर है मेरी, ये मेरी उंगली है, इन उंगलियों के बीच में ऐसे खाना है, इसको ऐसे रखेगा। अगली बार में क्या करेगा कि इस खाने को जो होगा ये उंगलियों के बीच में पूरी तरह ले आएगा। क्या कर लेगा? पूरी तरह इस खाने को उंगलियों के बीच में पूरी तरह ले आएगा। और अगली बार में क्या करेगा कि ये जो खाना होगा इसकी बॉडी से इस तरह, ये जो खाना होगा इसकी बॉडी के अंदर आ चुका होगा। अंदर डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विसरण, डिफ्यूजन। ये खाना का विसरण अंदर हो गया होगा। और भैया ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडो माने अंदर की तरफ खाना लेना, और जब ये पचा लेगा तो इसी तरह गोले में भर के इस खाने को बाहर की तरफ जो भी बची हुई चीजें होंगी, वेस्ट को बाहर फेंक देगा। और वेस्ट को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस खाने को लेना, पोषण या न्यूट्रिशन लेना, और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। एक्सो माने एग्जिट करना, बाहर भेज देना। किससे कर रहा? एक सेल ही खाना खा रहा है, अंदर आ गया खाना, खाने को बचाएगा, और खाने को बचाने के बाद में क्या करेगा? वेस्ट मटेरियल को बाहर भेज देगा। एक सेल सारे काम कर रहा है। और ये जो उंगली होती है, उंगली, इनको फाल्स वो बोलते हैं फूट, फाल्स फूट, ऐसे पैर कि इनकी मदद से ही चल रहा है। और इनको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। लिख लो, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर, इनको क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया। PSUEDOPODIA, ये स्यूडोपोडिया या फाल्स फूट। ठीक है, इनको लिखना सबको, नोट्स तो मिलेंगे लेकिन इनको लिखते भी रहना, परेशान हो जाओगे क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में तभी आती है समझाने के लिए, और समझना ही हमारा मेन मकसद है। जबकि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे इनके अंदर आपने जान लिया कि इनके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि एक चीज समझना। अब मैंने क्या कहा कि सेल अपने सारे काम स्वयं करता है। सेल जो होता है सारे के सारे काम स्वयं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। सेल्फ होता है वो अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसा होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, स्वयं स्वतंत्र होता है, सारे काम करता है। सारे काम में क्या होता है? ऊर्जा अपने आप लेता है, एनर्जी बनाता है। समझना, एनर्जी बनाएगा, नए सेल बनाएगा, नई सेल, नई कोशिकाओं को बनाएगा, न्यू सेल्स। साथ साथ मेम्ब्रेन बनाएगा दूसरे सेलों की, जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन वगैरह बनाएगा, मेम्ब्रेन एक्सेट्रा बनाएगा। तो कहने का मतलब कि सेल को कुछ छोटे छोटे अंगों की जरूरत पड़ेगी जिनकी मदद से सेल अपने सारे काम परफॉर्म करेगा, सेल अपने सारे काम करेगा। तो ऐसे जो ऑर्गन होते हैं जिनसे सेल अपने सारे के सारे काम करता है उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज या कोशिका अंग या कोशिकांग। समझना मेरी बात। ऐसे छोटे छोटे अंग, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या क्या कहूं, सूक्ष्मदर्शी संरचनाएं। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सेल के अंदर आपको कुछ ऐसी संरचना नजर आएंगी, और जब आप उनकी स्टडी करोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि उनका सबका काम अलग अलग था, और अगर उनमें से जो वो हैं वो सेल को सारे के सारे काम कराती हैं। तो कहने का मतलब ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। उन स्पेशल स्ट्रक्चर को जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं हमने क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग।
बहुत तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूक्लियस, पहला क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक, क्योंकि केंद्रक सारी चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, सारा समझाऊंगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। बेटा मेम्ब्रेन का जहां भी मतलब आए उसका मतलब आप क्या कर दोगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। और एक चीज होती है साइटोप्लाज्म। ये जितनी भी कोशिकाएं होती हैं इन तीन चीजों में फैली हुई होती है। इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं बच्चा? कोशिका द्रव्य। तो जो ऑर्गेनेल्स होती हैं तीन टाइप में बटी होती हैं। कुछ न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की चीज होती है, एक साइटोप्लाज्म होती है। न्यूक्लियस में आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, ये सब मिलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक सेल, ये दूसरा सेल। तो इसको चारों तरफ से जो कवरिंग, इसके चारों तरफ एक कवर होता है जो सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। एक सेल से, जैसे मैं अपने शरीर को किससे कवर कर रहा हूं? कपड़ों से। तो इसी तरह ये ऑर्गेनेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेल की जितनी भी चीजें अंदर होती हैं उनको बाहर से अलग करती है। कोई बाहरी चीज आएगी तो वो इसके थ्रू होके आएगी, एक तरीके से सेल का गेट, सेल का गेट। और तीसरी होती है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसमें जो वो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं समझ लें। इसमें होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप अंत प्रेद्रव्ययी जालिका बोलते हो, अंत प्रेद्रव्ययी जालिका। इसमें होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम। इसमें लाइसोसोम होते हैं जो वेस्ट चीजों को बाहर पचाकर बाहर निकाल देते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी होती है जिन्हें आप गोल्जी काय बोलते हो। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसमें से एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। इन सबका अपना अपना काम होता है, इन सबका अपना अपना कोई ना कोई काम है। इसीलिए मैंने बताया कि सेल सारे काम स्वयं करता है और स्वयं करने के लिए उसको किन्हीं चीजों की सहायता लेनी होती है। उन चीजों को हम ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग बोलते हैं। वो तीन मेन चीजों में बटी हुई होती हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। किसमें क्या होता है? न्यूक्लियस पे डीएनए आरएनए, इनका अपना काम होता है। साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन लिपिड वगैरह को निकालता है। राइबोसोम प्रोटीन, लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम क्या होते हैं? एक सेकेंड, ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होती है? ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तरह काम करती हैं, चीजों को पैक करके पहुंचाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, ये एनर्जी देने का काम करता है। अब क्या होता है बच्चा, जब सेल बनने शुरू हुए थे तो मैंने क्या बताया था कि उनके अंदर ये सारी की सारी, कुछ सेल के अंदर जो शुरुआत के सेल थे उनके अंदर ये सब चीजें नहीं पाई जाती थी, ये सब चीजें उनके अंदर नहीं पाई जाती थी। ये जो कोशिकांग होते हैं ये सबके अंदर नहीं पाए जाते थे। तो इन ऑर्गेनेल्स के ऊपर जो सेल हैं वो दो टाइप के होंगे। एक को बोल दिया प्रोकैरियोटिक, एक को क्या बोला गया? प्रोकैरियोटिक सेल। सारी बता रहा हूं, समझना, समझोगे मेरे साथ तो जीवन में बायो से नहीं डरोगे। और प्रोकैरियोटिक दूसरे सेल होंगे यूकैरियोटिक। दूसरे क्या सेल होंगे बच्चा? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। मेरी बात समझ रहे हो? सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स, उसके जो कोशिकांग हैं वो कैसे हैं? कोशिकांग हैं या नहीं है? कोशिकांग कैसे हैं उसके आधार पर सेल कितने टाइप के होंगे? प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। फॉर एग्जांपल, ये आदिम माने प्रीमिटिव, प्रीमिटिव माने सबसे पुराने जमाने के बने हुए, या ये मैं कहूं शुरुआती, जो सबसे पहले सेल बने होंगे, सबसे शुरुआत में, सबसे इनिशियल स्टेट में जो सेल बने होंगे वो कौन से सेल होंगे? प्रो माने प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, इसका मीनिंग है समझा दूंगा। प्रीमिटिव आदिम जमाने के, क्योंकि इन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, आपको पता है कि सेल का जो, सेल के अंदर एक मास्टर चीज होती है जो सेल की सारी चीजों को कंट्रोल करती है। उस सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है,
उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूक्लियस के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। समझ रहे मेरी बात को, बेटा मार्कर दिख रहा है ना आपको, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। क्वालिटी अच्छी कर लेना अपने उसमें वीडियो की तो दिख जाएगा। सेल के सेंटर में एक झिल्ली, एक चीज होती है जो न्यूक्लियस को घेर के रखती है, जो न्यूक्लियस को क्या करके रखती है, घेर के, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी के ऊपर है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के बता दोगे कहां पे न्यूक्लियस है, कहां पे न्यूक्लियस नहीं है। तो याद रखना, जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब ये उस जमाने के सेल हैं जब तक केंद्रक झिल्ली नहीं बन पाई थी। मैंने क्या कहा, धीरे धीरे होता है ना जो बदलाव आता है, जो विकास होता है सेल का, उसे लाखों करोड़ों अरबों साल लगी है। तो ये शुरुआत की है आदिम, प्रीमिटिव, बहुत पुराने, सबसे शुरुआती। इसी के लिए इसमें मेन चीज क्या होती है, जो केंद्रक की झिल्ली होती है जिससे हमें पता चलता न्यूक्लियस है या नहीं है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इसके बारे में यहीं पे लिख लेते हैं दो तीन चीजें कि नो ट्रू न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस की वास्तविक केंद्रक नहीं होता, वास्तविक केंद्रक नहीं। अब कहोगे तो सर वो वास्तविक केंद्रक है कहां पे, वास्तविक केंद्रक नहीं, क्योंकि इसको बाद में बताऊंगा यूकेरियोटिक को, क्योंकि नो ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक नहीं, क्योंकि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अगर केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो हमें नहीं पता चल पाता कि न्यूक्लियस कहां पे है या नहीं है। न्यूक्लियस कहां पे रहता है, साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्जी बॉडीज। मतलब इसका मतलब इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, इनके ऊपर भी कवरिंग होती है, एक झिल्ली होती है। तो इसमें भी ये मेम्ब्रेन बाउंड ईआर वगैरह नहीं होते, इसलिए आप इनकी भी पहचान नहीं कर पाओगे कहां पे है। तो मैं कहूंगा ये सब भी क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं बच्चे, एब्सेंट, अनुपस्थित। क्योंकि जो ये अंत प्रेद्रव्ययी जालिका, अंत प्रेद्रव्ययी जालिका नाम की जो चीज होती है ये ईआर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो गोल्जिकाएं होती हैं ये इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं, ये एब्सेंट होती है। कैसे होती है दोस्तों, ये अनुपस्थित। समझते रहना चीज में, ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या होती है, इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो भी पूरे साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। राइबोसोम भी क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। तो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का काम होता है बच्चा प्रोटीन बनाना। आगे पढ़ोगे आप, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इनको। राइबोसोम जिन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री बनती है, इसमें 70s टाइप के होते हैं, 30 और 50 के ग्रुप में, 30 और 50 के ग्रुप में 70s टाइप। इनको गिनोगे तो 80 हो जाएंगे, उस पे मत जाना कि ये 80 हो गए। इन 80 को भी मिलके हम क्या कहेंगे, 70s। तो इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से टाइप के पाए जाते हैं, 70s। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाए। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। इसमें राइबोसोम नहीं होते। इसमें राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं, 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। आगे बात करेंगे इसमें जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल आप पढ़ोगे कि पहले एक सेल आया, फिर इसमें इससे 2 सेल बन गए, तो एक का जो विभाजन हो जाता है इसको सेल साइकिल बोलते हैं, कोशिका चक्र बोलते हैं। तो इसका जो कोशिका चक्र होता है वो शॉर्ट होता है। कैसा होता है, शॉर्ट, 40 से 60, 20 से 60 मिनट का, 20 से 60 मिनट का जो कोशिका चक्र होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब इसमें बहुत ही जल्दी डिवीजन होता है। 20 मिनट के अंदर से एक से कितने बन जाते हैं, 2 से फिर कितने बन जाते हैं, 4। तो इसमें जो विभाजन होता है ये बहुत ही जल्दी होता है, कोशिका चक्र, सेल, ठीक है। इनकी सेल वॉल पतली होती है,
सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, इनमें बाद में बताऊंगा। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन, और पतली होती है, सेल वॉल थिन होती है। कैसे होती है, थिन, पतली, लेकिन मजबूत। लेकिन कैसी, मजबूत। पतली तो होती है, मैं बेटा मार्कर नहीं भर दूं, पतली तो होती है लेकिन होती कैसी है, मजबूत। ऐसे इसीलिए जो कुछ पुराने जमाने के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे आर्क बैक्टीरिया वगैरह, आर्क बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया, नहीं आ रहा समझ में किसी को, बच्चे मना कर रहे हैं तो बेटा थोड़ी देर और कर लो। देखो कितने लोग आप और पढ़ने के लिए राजी हो, मतलब 15 मिनट की बात है, मैं प्रोकैरियोटिक करा दूं और यूकैरियोटिक करा दूं, उसके बाद में जो कोशिकांग होते हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन्हें भी सब कल कर लेंगे। लेकिन अभी आधे में ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल का बेसिक समझना। समझ लेना मेरी बात को। आप लोग परेशान हो रहे हो क्या, बताओ मुझे एक बात, आप लोग परेशान हो रहे हो? बेटा पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा आप बढ़ा दो, कल कराएंगे, कल भी कराएंगे। शाबाश, अभी समझ नहीं आ रहा, दिख भी रहा है, बच्चे तो कुछ कह रहे हैं। शाबाश शाबाश, ऐसे बच्चे चाहिए जो परेशान नहीं हो। तो इनकी मैंने क्या बताया, 2-3 चीज बताई। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, पहचान नहीं पाओगे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारी ऑर्गेनेलीज नहीं होती। अब मैं 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जब इसको खत्म करूंगा ओरली, अब तुरंत बताओगे। राइबोसोम कैसे होती है, 70H टाइप, सेल वॉल पतली होती है लेकिन मजबूत होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडो मतलब लिपिड की और प्रोटीन की, दोनों की। और सेल साइकिल कैसी होती है, छोटी। सेल साइकिल मैंने क्या बताया कि सेल का विभाजन वो क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है कि जो इनका, इसमें जो डीएनए होता है, इसका जो डीएनए होता है, डीएनए ये सर्कुलर होता है। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर माने वक्रीय, वक्रीय माने गोल, गोल डीएनए होता है। इनका डीएनए कैसा होता है, गोल। जबकि जो अपनी वाली होती है यूकैरियोटिक, इनका जो डीएनए होता है ना वो ऐसा होता है, लीनियर, रेखाओं में। तो डीएनए कैसा होता है इनका, वक्रीय होता है, साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर घूमता रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर इनका डीएनए घूमता रहता है। एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जो सबसे पहले बनी थी ना ऑर्गेनिज्म, वो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, नील हरित शैवाल। इसी ने ऑक्सीजन देनी शुरू की थी, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई, जो उससे पेट में डायसेंट्री होती है, पेट में क्या होती है, डायसेंट्री, हैजा होता है, याद है ना। ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, ये भी किसका एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है। और समझ लो, इसमें एक होते हैं आर्क बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया। जब मैं कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तब मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। पुराने जमाने के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, आर्क बैक्टीरिया। ये सब कैसे होते हैं, ये सब होते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब इसमें 70H टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियस का भी कोई पता नहीं होता। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। अब इनके दूसरे, इसका जो दूसरे, जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, ये जो प्रोकैरियोटिक थे इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होके क्या बन गए, यूकैरियोटिक। क्या हो गए, यूकैरियोटिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह अच्छे से होता है, उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक। कैसे, समझो। तो इसके बारे में लिख लो, यूकैरियोटिक जो होते हैं इनके बारे में। नंबर 1, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, केंद्रक, वास्तविक केंद्रक होता है इसके अंदर। कैसा होता है, वास्तविक केंद्रक। क्वेश्चन आता है सही, वास्तविक केंद्रक क्या होता है, तो मैं भी कहूंगा कि जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जिस न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, झिल्ली युक्त, मेम्ब्रेन बाउंड। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख के बता दोगे कि अच्छा इसके ऊपर झिल्ली है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस है।
ट्रू न्यूक्लियस होता है, और मैं इसको डेवलप्ड भी कह सकता हूं, विकसित, डेवलप्ड न्यूक्लियस, विकसित न्यूक्लियस, विकसित केंद्रक भी होता है। इसके आगे बात करेंगे, इसमें ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होती है जो मैंने पिछली बार दिखाई है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर होता है, लाइसोसोम वगैरह भी होते हैं, ये सारे के सारे भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे होते हैं? प्रेजेंट या उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? उपस्थित होते हैं। तीसरी चीज आएगी, इसके जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। इसको 5 में समझना, S फॉर स्कूल, वो वाला है। ये राइबोसोम जो होते हैं ये 80S टाइप के होते हैं। किस किस के ग्रुप में? 60 और 40 के ग्रुप में, 40 और 60 के ग्रुप में। ऐड मत कर देना, ऐड करके जो ग्रुप बनेंगे वो इतने बनेंगे, 80 वाला ऐड नहीं होगा इसमें, 60 और 40, 100 वाला। तो राइबोसोम जो होते हैं कैसे टाइप के होते हैं? 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। डीएनए कैसा होता है, और ये कहां पाए जाते हैं? ये ईआर के ऊपर रखे रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी और तो साइटोप्लाज्म में भी। और इनका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। डीएनए कैसा होता है? लीनियर, ऐसा। किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए होता है लीनियर, रेखीय, और रेखीय डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सेल वॉल थिक होती है, आवाज नहीं, जो सेल वॉल होती है, वास्तविक केंद्रक वाला तो लिख लिया होगा कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो कैसी होती है? थिक, मोटी होती है। सेल वॉल कैसी होती है? मोटी, उसकी बनी हुई ग्लाइकोजन वगैरह की जो बनी हुई होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है, सेल वॉल। और इसका एग्जांपल हो जाएंगे प्लांट, एनिमल्स, बहुत सारे, ये सब कैसे सेल होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। और भी इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन उतना अपना मतलब नहीं है। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं रही होगी, ठीक है? तो चलिए अब हम चीजों को रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं? चीजों को रिकॉल, कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। और मेरे बच्चे एक बात याद करना दोस्तों, इसको आप अगर एक बार और पढ़ोगे ना और फिर क्वेश्चन लगाओगे तो तुम लोग धीरे धीरे समझ में आएगा। आपने बायोलॉजी कम पढ़ी होगी, धीरे धीरे, मेरा विश्वास रखो। फिजिक्स अच्छे से आया था, केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं। बायो जब धीरे धीरे आप बढ़ोगे ना, आपके अंदर बहुत सारी चीजें बदलाव आएंगे, आप खुद में अपने आप को सशक्त, एम्पावर महसूस करोगे। और विश्वास रखो, अगर आप मेहनत करोगे, कोई क्वेश्चन आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनडीए, सीडीएस में बाहर से नहीं आएगा, यूपीपीसीएस एंटी ग्रेड टीचर में भी, ठीक है? अब क्या पूछेगा वो इससे ज्यादा? और ये बाबू ल्यूसेंट, एनसीईआरटी हर जगह एक जैसा है। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रटा तो नहीं रहा कुछ भी, एक एक चीज को मैंने समझाया है। मैंने लीनियर क्या होता है, गोल क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, जहां मुझे खुद में समझता था कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैंने हर चीजें बताई है। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करवाना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, और ये आप ही का है। मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या हम लोग करना चाह रहे हैं आप सबके साथ मिलके, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा फिजिकल हो जाने दो, दुआ करना मेरे फिजिकल के लिए भी, वो भी बहुत मुश्किल है, ठीक है? आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स होते थे, सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल से जीवित चीजें कैसे बनी। कहने का मतलब सेल कैसे बनी। सबसे पहले हमने ये जाना, जो शुरुआत में इनिशियल स्टेज के कुछ साइंटिस्ट थे, इनिशियल साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या क्या खोज किए, डिस्कवरी, उनकी खोज हमने पढ़ी, वो पढ़ा। उसके बाद में हमने जाना कि एक्चुअल में सेल होता क्या है, सेल थ्योरी पढ़ी हमने। सेल थ्योरी किस किसने दी थी? स्वान और स्लाइडल ने 1838-39 में। जो स्लाइडल मतलब शाइन कौन करते हैं? पेड़ पौधे, एक बॉटनिस्ट थे, स्वान माने कुत्ता, ये कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। और तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें एक चीज 1855 में वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने भी जोड़ी थी। सेल थ्योरी के बाद में हमने साइज की बात की, हमने नंबर ऑफ सेल की बात की, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। उसके बाद में हमने सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, मतलब जो कंफ्यूजन था ना सेल कहां से आता है, इसका बेसिक हमने पार्ट 1 करने की कोशिश की। कल जो आप पढ़ के आओगे, कल जो आप लोग पढ़ के आओगे, टुमारो जो क्लास 2 होगी, उसका मैं बता दे रहा हूं सिलेबस कल का। कल आप क्या क्या पढ़ के आओगे होमवर्क, अभी तो आप इसके क्वेश्चंस वगैरह मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, परीक्षा घर पे, आप वहां से कर लोगे।
और आप घर से क्या करके आओगे, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज ये पढ़ के आओगे, कोशिकांग, जिसके अंदर आपको मेन चीजों पे किस पे फोकस करना होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। उसके बाद में आप पढ़ोगे साथियों कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य, आप पढ़ के आओगे न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक। साइटोप्लाज्म के अंदर तीन चार चीजें, ईआर, अंत प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। उसी में आप प्लास्टिड पढ़ के आओगे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, प्लास्टिड्स। उसमें आप क्या, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ के आओगे। उसके साथ साथ आप सेल वॉल पढ़ के आओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का और कल का टॉपिक, आज का और कल का समझ लो। आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे बायोलॉजी में, दो क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे बायो के, आराम से। सेल के ऊपर प्रोटीन कहां बनते हैं, किसमें क्या होता है, और मैं आपको रटा नहीं रहा, ना मेरी आदत है और ना मैं कभी जीवन में रटा पाऊंगा। मैं आपको समझा ही सकता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो मैं आपसे कुछ ओरल क्वेश्चन कर रहा हूं, ऑर्गेनेलीज की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सेल के अंदर ये कोशिकांग विकसित हुए, क्यों सेल के अंदर ये कोशिकांग विकसित हुए। प्रोकैरियोटिक के अंदर तो नहीं थे, जबकि यूकैरियोटिक में हुए। तो इसका एक ही आंसर है, आप मुझे बताओ कि ऑर्गेनेलीज की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपसे अब आपका दिमाग जानना चाहता हूं, ऑर्गेनेलीज की जरूरत क्यों पड़ी, फटाफट बताओ। शाबाश। अब बेटा ये बताओ क्लास कैसी होती है, क्लास कैसी लगी, क्या मैं आपको बायो अच्छे से नहीं समझ पाया। अब देखो आप लूसेंट जाके देख रहे हैं, क्या मैंने लूसेंट से कॉपी पेस्ट किया है, तो कहने वालों को भी शर्म आएगी। शाबाश, बिल्कुल सही, गुड। सोनू सिंघल, कभी अपने पिताजी से सेम लैंग्वेज यूज करना मेरे बच्चे, तो वो आपको अच्छा जवाब देंगे, ठीक है। इससे मुझे कुछ नहीं होगा फर्क खास, लेकिन चलो ऊपर वाला देख रहा है, याद रखना ये सेम लैंग्वेज अपने पिताजी से बोलना एक बार, उन्हें पता चलेगा कि तुम टीचर से क्या बोल के आए हो। और जीवन में कुछ करना चाहते हो ना बच्चे, से छोड़ दो जो भी आप कर रहे हो। गुड, मस्ती ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या होगा। अब मुझे बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऑर्गेनेलीज की जरूरत क्यों पड़ी। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, क्यों पड़ी। ऋषि शर्मा, शाबाश मेरे बच्चे, 240 क्वेश्चन, वेरी गुड, 240 नंबर, बहुत अच्छे, मॉडल पेपर से बहुत अच्छे भाई, वाह, शाबाश। मोटिवेट भी करूंगा बच्चा, शाबाश, है ना। क्यों, मुझे इसका बताओ ऑर्गेनेलीज, क्योंकि सेल कोशिका स्वतंत्र होती है भाइयों बहनों, कोशिका स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र। और जो स्वतंत्र होते हैं वो अपना काम स्वयं करते हैं, और काम स्वयं करने के लिए भगवान ने ऑर्गेनेलीज डाली। देखो ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सादा, कोई आंख नाक कान हाथ पैर कुछ नहीं होते। हम बहुत ज्यादा कान हाथ पैर हैं, हमें बोलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, और सुंदर सुंदर दिखने के लिए मुंह चाहिए, हीरो बनने के लिए बाल चाहिए। तो ये ऑर्गेनेलीज के, इसके सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलीज आई स्पेशल काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए, स्पेशल काम करने के लिए, ठीक है ना। शाबाश, सबके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल से। 200 प्लस, सारे जिंदाबाद हो तुम सब, 200 प्लस जिंदाबाद, ठीक है ना। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब उसका देख लेते हैं दूसरा एक क्वेश्चन, मुझे बताओ, पीडीएफ में डाल रहा हूं बाबू, पीडीएफ में डाल रहा हूं, मैं हूं ना, सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए, 8-8 10-10 घंटे बैठा हूं मैं इन सबको बनाने के लिए, अच्छी अच्छी राइटिंग। किस एक्सपेरिमेंट ने, क्वेश्चन है, किस एक्सपेरिमेंट ने जेबी हल्डानी की थ्योरी को प्रूव किया था, किस एक्सपेरिमेंट ने जेबी हल्डानी की थ्योरी को प्रूव किया था। शाबाश, किस एक्सपेरिमेंट ने, बहुत अच्छे, ठीक है, कर दूंगा वो भी। आरपीएफ की क्लास इसके लिए है बेटा, शाबाश।
वायु को समझ के कर लो। हाँ बिल्कुल सही, मजा। एक बात, मेरा पेटीएम नंबर नहीं है, कोई भी लोग फर्जी डाल रहे हैं। कोई एक विवेक कुमार नाम से है, उसने 70 से कुछ करके नंबर है, किसी पे यकीन मत करना। जब लाइव ऐसे मुंह से ना सुन लो कुछ भी, किसी चीज पे यकीन मत करना, कोई भी अफवाह फैलाए मेरे बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे मैसेज, मैं चाह रहा हूं कि मेरा मतलब दिल नहीं मानता है, आप मुझे खुश देख रहे हो, हंस ले रहा हूं, क्योंकि ये इल्जाम मुझ पे रहेगा कि मैं वाईफाई से हटके मैंने अपना अलग शुरू किया, और मेरा हो सकता है ये प्लान हो। तो मैं आप लोग तो मैं जो ये डस्टर बोर्ड वगैरह लेके आया हूं, तो इस पे बाबू ये डेट लिख रही है 10/6/2018। कितनी डेट लिख रही है? 10/6। और मैं निकाला, मतलब मैं निकला कितनी, कौन सी डेट पे हूं? 3 तारीख को। 3 तारीख को मैं निकला हूं, ठीक है। मैंने 10 को ये बोर्ड खरीदा है, जब आप लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया, वरना मैं यूट्यूब की दुनिया से हटना चाहता था। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं यूट्यूब की दुनिया से हटना चाहता था। जब आप लोगों ने कहा कि सर आपने आरआरबी को बीच में छोड़ दिया, आपने धोखा दिया, तो बच्चा मैं उस धोखे को बनाए रखने के लिए ये 10 तारीख में मैंने बोर्ड खरीदा है। 10 तारीख में मैंने ये सब कुछ खरीदा, इधर दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड 6x4, व्हाइट बोर्ड 6x4, ठीक है। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि इल्जाम तो मुझ पर हमेशा के लिए रह जाएगा कि शायद ये मेरा प्री प्लान होगा, पर बच्चा मेरा प्री प्लान नहीं था, वरना मैं इसको पहले खरीद लेता। ये मैंने 10 तारीख को खरीदा है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग प्लीज दिनेश सर की रेस्पेक्ट कीजिए, बहुत आप लोगों के लिए किया है, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात अच्छे से सुनना। जो भी हुआ वो यारी दोस्ती नहीं है, भाई है, वो बड़े हैं, उससे 13 दिन हमेशा रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनकी सपोर्ट करो, उन्हें ये ना लगे कि यार इतना उन्होंने मैं जो हूं, मैं किसकी वजह से आपके सामने खड़ा हुआ, उन्हीं की वजह से तो आगे खड़ा हो पाया। अगर वो मुझे मौका नहीं देते खड़े होने का, तो आप मुझे कैसे जान पाते, मैं कैसे आप लोगों को पढ़ा पाता। तो मैं, हालांकि ये तो इल्जाम मुझ पर हमेशा के लिए रह जाएगा, पर चीजें होती हैं। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप रेस्पेक्टफुली उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, कोई गाली गलौज उनसे मत कीजिए। जिसने किए वो माफी मांग लो, बड़े माफ कर देंगे, और दिल में बसाओ उनको भी, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर। 1 लाख पे कुछ अच्छा प्लान करेंगे, आपको बताऊंगा, खुश हो जाओगे आप भी। और उसके बाद में यूपी पुलिस की क्लास है अभी 4 बजे। 4 बजे हम लोग यूपी पुलिस का डिस्कस करेंगे, पेपर कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोग आना, यूपी पुलिस का पेपर कैसे करना है, जिससे आपको 240 प्लस नंबर 80 मिनट में मिल जाए। किसमें मिल जाए? 80 मिनट में। पेपर कैसे करना है ये डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास जरूर आना। उसके बाद में पहली क्लास 4 बजे है, और दूसरी क्लास आज यूपी पुलिस की हिंदी स्पेशल 7 बजे है। जिसको बुक से पढ़ने का मन हो, बुक से देख के पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिंदी मेरे घर की लैंग्वेज नहीं है, समझा दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये आ सकता है, उसको संधि में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलंकार क्या होते हैं, थोड़े थोड़े छंद क्या होते हैं, थोड़े थोड़े रस क्या होते हैं, थोड़े लेखक किताब से। तो जिसको इस तरीके से पढ़ने का मन हो, जैसे हमने पहले पढ़ा था, वही आना। बाबू गाली देने मत आना, दिल टूटता है, क्योंकि बहुत सारे आप जान रहे हो 1.5 घंटे से। तो अगर आप लोग भावना, देखो एक जरूरी होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, भावना नाम का एक शब्द होता है। जब तक आपके अंदर पढ़ने में रेस्पेक्ट ये नहीं आएगी ना, आप जो सीखो दुनिया में वो सब खेल हो जाएगा। कर्ण के अंदर सीखने की भावना थी, विश्वामित्र जी के यहाँ पर गए, तो कर्ण से झूठ बोल दिया कि उसके अंदर भावना गलत आ गई। कर्ण युद्ध में अपने सारे जो उसके अस्त्र शस्त्र गुरुदेव परशुराम जी ने परशुराम थे जो गुरुदेव, उन्होंने सिखाया था, वो भूल गए। एक और आज के लिए मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी सुना रहा हूं कि मेहनत करना मत छोड़ना। कब आपको जीवन कहां आपके लिए अच्छी मौका दे दे कोई नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपने सुना होगा नाम, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो एक बार वो कहीं पे गए हुए थे, तो उनके पास एक किसान आता है। किसान तो जानते हो, किसान का पुराने जमाने में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो कुएं से पानी निकाल के खेती करते थे। एक किसान आता है, कहता है गुरुजी मैंने अपने खेत में कुआं खोदने की कोशिश की, वेल खोदने की कोशिश की। पहले मैंने 4 घंटे कोशिश की, 4 घंटे मैंने खोदा तो पानी नहीं निकला 4 फुट। फिर मैंने 5-6 घंटे अगली दूसरी जगह जाके 8 फुट गड्ढा खोदा तो भी पानी नहीं निकला। फिर मैं तीसरे कोने पे गया खेत में, मैंने 12 फुट का गड्ढा खोदा, तब भी पानी नहीं निकला। मैं बड़ा परेशान हूं, गुरुजी मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम एक काम करो कि जहां तुमने वो पहला गड्ढा 4 फुट का खोदा था,
तुम उसी जगह आगे नीचे खोदते रहते 8 फुट और नीचे 12 फुट खोदते रहते तो कभी ना कभी पानी निकलता। कहने का मतलब अगर आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग एक चीज नहीं आती है उससे भागो मत, बार बार प्रयास करो, बार बार पढ़ने की कोशिश करो। आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आई, मैं नोट्स डाल दे रहा हूं, बार बार आप उसको समझने की कोशिश करो। यकीन रखो कि एक जगह आप खोदते रहोगे तो पानी जरूर निकलेगा, क्योंकि आप धरती के कहां, गर्भ में छेद कर दोगे अंदर तक। इसी तरह दशरथ मांझी जी का है, एक पत्थर उन्होंने मारा, छेनी टूट के जा पड़ी, चोट लगी, लेकिन खोदना नहीं छोड़ा, एक दिन पहाड़ खोद दिया। तो कहने का मतलब प्रयास कीजिए, कोमल सी रस्सी गड्ढा डाल सकती है, तो कोमल बुद्धि पढ़ पढ़ के हम लोग कर सकते हैं। हाथों पे इस पेन पे भरोसा रखो। और आप लोग आए, बायोलॉजी की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई सजेशन अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने बोर्ड टांग दिया है, ये नीचे से हिल रहा है, इसका भी कुछ काम करता हूँ। कैमरा बाबू 4 तारीख तक जो तक मेरे दौड़ है वो उतना ही कर पाऊंगा। पहले तो मेरी चेस्ट है, तो फिर मेरी दौड़ है, चेस्ट में क्लियर होता हूं तो फिर हम लोग कुछ अच्छा करने का प्लान करेंगे, अगर आप लोग चाहोगे। अगर आपको कहीं और कोई दूसरी फैकल्टी या कुछ और आपको अच्छा लग जाता है सब कुछ, तो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। और जैसा भी हो, मतलब ये आरआरबी आप लोगों ने जो कहा था धोखा ना देने के लिए, मैंने तब ये बोर्ड वगैरह खरीद के 10 तारीख में सेटअप बनाया है, 3 को मैं, जबकि 3-4 को मैं घर आ चुका था। ठीक है बच्चा, तो माफ कीजिएगा कोई गलती हो गई हो पढ़ाने में। 4-7 बजे क्लास है, 4 बजे यूपी पुलिस की पेपर कैसे करना है जरूर लेना, फिर 7 बजे हिंदी मैराथन। ठीक है बच्चा, और कल से आपको आरबीआई के, इसके आरआरबी के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, आरआरबी के सुबह 10 बजे वाला, जिसका डिस्कशन हम दोपहर में किया करेंगे। ठीक है, नहीं 4 बजे किया करेंगे, तो कल 4 बजे यूपी प्लस नहीं है ना, तो अच्छे से आप कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक लाल सा बटन होगा जहां मेरा फोटो आ रहा होगा विवेक कुमार लिख के, तो यहाँ पे मान लो राइट साइड में आ रहा होगा विवेक कुमार, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे आ रहा होगा एक सब्सक्राइब, तो बाबू आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वाईफाई का सपोर्ट कीजिए, सर का सपोर्ट कीजिए, उन्हें जरूरत है। और ठीक है, और बाकी सब चीजें थैंक यू, अपना ख्याल रखना अच्छे से। ओके, जय हिंद, सभी को प्रणाम।